मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत भी सम्मिलित है। इस सिद्धांत की प्रमुख जो मान्यताएं हैं वह इस प्रकार है। मार्क्स के इतिहास दर्शन की आधारभूत मान्यता यह है कि इतिहास में होने वाले परिवर्तनों के पीछे विश्व आत्मा की चेतना जैसा कोई तत्व नहीं पाया जाता और इतिहास में परिवर्तन का कार्य मानवीय चेतना द्वारा भी नहीं किया जाता। मार्क्स का स्पष्ट मत है कि सृष्टि में विश्व आत्मा यानी चेतना ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, अतः इतिहास परिवर्तन में उसकी भूमिका का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि वो मानव चेतना के अस्तित्व को तो स्वीकारता है, किंतु उसका मत है कि मानवीय चेतना स्वयं में कोई स्वतंत्र शक्ति या स्वतंत्र इच्छा नहीं है, अपितु सदैव मानवीय चेतना भौतिक परिस्थितियों के नियंत्रण में कार्य करती है। मानवीय चेतना संबंधी उसके विचारों का आधार उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। ये सिद्धांत जैसा कि देख सकते हैं, इसके अनुसार सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है और इस पदार्थ के विकास द्वारा ही सभी प्राणियों में चेतना उत्पन्न हुई है और इसी क्रम में स्वयं मानव चेतना भी पदार्थ से उत्पन्न हुई है। इसको देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि जो प्रमुख मान्यता है इस सिद्धांत की, उसमें इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व की प्रणाली से होता है, यह पहले नंबर पर आता है। दूसरा, उसमें प्रमुख मान्यता यह है कि भौतिक पदार्थ उस विकास को चलायमान करते हैं। इस भौतिकवादी सिद्धांत को आर्थिक नियतिवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद अथवा इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहते हैं। मानवीय विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के मार्क्स के प्रयास को ही इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि इतिहास के परिवर्तन अथवा विकास में विश्व आत्मा की चेतना को इसमें कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार की चेतना का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दूसरे निष्कर्ष ये निकल के आता है कि इतिहास के परिवर्तन अथवा विकास में मानवीय चेतना की कोई स्वतंत्र व निरपेक्ष भूमिका नहीं होती है, क्योंकि मानवीय चेतना सदैव ही इतिहास में मौजूद भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित, नियंत्रित और संचालित होती है। तीसरा ये भी देखने में आता है कि किसी समाज में उत्पादन की जैसी प्रणाली होती है, वैसा ही उस समाज का ढांचा होता है और इस मान्यता को जानने के बाद हम बात करते हैं मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या द्वारा सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित कुछ नियम बताए हैं, जो इस प्रकार है। जैसे पहला, परिवर्तन के नियम भौतिक है। सामाजिक परिवर्तन के नियम भौतिक है, अतः वह सुनिश्चित है। दूसरा, परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, इसलिए जब किसी समाज की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है तो उस समाज के विकास की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। तीसरा, मार्क्स के अनुसार किसी समाज की भौतिक परिस्थितियों का अर्थ उस समाज में मौजूद उत्पादन के उपादान यानी उत्पादन की प्रणाली से है। उत्पादन के उपादान में दो मुख्य बातें सम्मिलित हैं। पहला, उत्पादन के साधन यानी जिनसे उत्पादन किया जाता है, जैसे औजार, यंत्र, तथा दूसरा इसमें उत्पादन का तरीका यानी तकनीकी, किस प्रकार से उत्पादन की तकनीकी को अपनाया जाता है, ये
दो चीजें इसमें आती हैं। चौथा, इसकी विशेषता सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की है कि उत्पादन, जब किसी समाज में आर्थिक उत्पादन के उपादान में परिवर्तन आ जाता है तो यह परिवर्तन उस समाज के पुराने संगठन में भी परिवर्तन पैदा कर देता है। मार्क्स ने इस परिवर्तन में क्रांति के महत्व को भी बताया है और सामाजिक परिवर्तन व विकास में क्रांति की भूमिका को स्वीकारा है। उसके पीछे प्रमुख तर्क ये है कि जिस गति से उत्पादन के नए उपादान यानी साधन और तकनीक पैदा हो जाते हैं, उसी गति से समाज का संगठन नहीं बदलता है। यानी जिस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए वो उस गति से नहीं हो पाता और इस अंतर के कारण ही समाज में अंतर विरोध पैदा हो जाते हैं। समाज का यह अंतर विरोध वर्ग संघर्ष के रूप में प्रकट होता है, जिसकी चर्चा मार्क्स ने आगे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अंतर्गत की है। समाज में क्रांति होती है और इस क्रांति के द्वारा उत्पादन के नए उपादान के अनुरूप समाज के संगठन की संरचना होती है। छठा, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन की विशेषता ये भी है कि समाज की कोई अवस्था स्थायी नहीं है। समाज में उत्पादन के नए उपादान पैदा होते हैं, अतः समाज के संगठन में भी परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार समाज की कोई भी अवस्था स्थायी व शाश्वत नहीं है। और उत्पादन संबंधों का महत्व मार्क्स ने काफी इस पर जोर दिया है और मनुष्य सामाजिक स्तर पर जो उत्पादन करते हैं उससे उनमें संबंध भी बनते हैं, जो मार्क्स ने बताया है। जैसे जो संबंध स्थापित होते हैं वो एक निश्चित सूत्र में बंध जाते हैं। उन संबंधों के कारण इन उत्पादन संबंधों के कुल योग से समाज की आर्थिक संरचना अस्तित्व में आती है। ये आर्थिक संरचना ही कानूनी तथा राजनीतिक अधिरचनाओं की असली आधारशिला का काम करती है। भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के सामान्य स्वरूप को निर्धारित करती है। उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्यों के सारे सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। जब भौतिक उत्पादन प्रणाली के अनुरूप सामाजिक संबंध से हो जाते हैं तो इन संबंधों के अनुरूप सिद्धांतों, विचारों और आदर्शों की उद्भावना की जाती है। तकनीकी विकास के फलस्वरूप उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होते हैं और सामाजिक संबंधों में भी उसके अनुरूप परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार मार्क्स उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था का आधार सिद्ध करते हुए उस परिवर्तन प्रक्रिया का वर्णन करता है जो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ सामाजिक विकास के नए चरणों को जन्म देती हैं। अब बात करते हैं मार्क्स की सामाजिक परिवर्तन व विकास की अवस्थाएं जो मार्क्स ने बताई हैं। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत मानव समाज की अवस्थाओं का उल्लेख किया है और इन अवस्थाओं को उसने 6 भागों में बांटा है। यानी समाज की, मानव समाज की 6 अवस्थाएं मार्क्स द्वारा बताई गई। इनमें सबसे पहले स्थान आता है आदिम साम्यवादी युग का। ये आदिम साम्यवादी युग समाज की प्रारंभिक अवस्था थी और प्रारंभिक अर्थव्यवस्था यहाँ पर जो थी उसमें
कंदमूल फल खाकर शिकार करके पेट भरता था मनुष्य। उस समय परिवार का जन्म नहीं हुआ था, कबीला ही परिवार था। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं था। आगे चलकर प्रकृति से मानव के अंतर्द्वंद ने औजारों को जन्म दिया। इससे मनुष्य ने आग जलाना, औजार बनाना, जानवर पालना, बर्तन बनाना व पौधे उगाना सीखा। दूसरी अवस्था समाज की है दास युग। इसकी जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं। इस युग में कृषि व्यवस्था के साथ व्यक्तिक संपत्ति का जन्म हुआ, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी अस्तित्व में आई कृषि के आविष्कार के साथ। श्रम विभाजन प्रारंभ हुआ, जिसने परजीवियों को जन्म दिया। कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को दास बनाकर शारीरिक श्रम का कार्य उनसे लेने लगे। वह अपना समय आमोद प्रमोद, विद्या, कला तथा राजनीति आदि में बिताने लगे। कबीलों में झगड़ों के फलस्वरूप काम करने वालों की कमी को देखते हुए हारे हुए लोगों को गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाने लगा। पहले का वर्गहीन समाज इस युग में दो वर्गों में बट गया, मालिक और दास। यानी दास युग में जो दो प्रमुख वर्ग थे, वो एक वर्ग मालिक का था तथा दूसरा दास का। दास युग में मालिक को दास पर वैसा ही हक था जैसे अपने मकान, जमीन या जानवर पर। यानी दास जो था वो वस्तु था, और जिस तरह से मनुष्य का पूरा अधिकार उस अपनी वस्तु पर होता है, उसी तरह से मालिक का भी दास पर पूर्ण अधिकार था। आदमी पशुओं की तरह बिकता था, उनकी खरीद फरोख्त होती थी बाजार में। दास की पत्नी व बच्चे भी मालिक की संपत्ति कहलाते थे। तो इस प्रकार इस युग में शोषण की शुरुआत हुई, दो वर्गों में बट जाने के कारण। तीसरी अवस्था का जो वर्णन मार्क्स ने किया है वो सामंती युग कहलाता है। इस युग की विशेषता है कि राजा और उसके सैनिक सामंत भूमि के मालिक बन गए। उत्पादन का कार्य किसानों द्वारा किया जाता था। किसान को बदले में फसल का एक हिस्सा या जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। समाज सामंत और किसान दो विरोधी वर्गों में बट गया। सामंत किसानों का शोषण करते थे। इसके बाद पूंजीवाद युग आया। इसमें किसान खाली समय में दस्तकारी व अन्य चीजों का निर्माण करते थे। इससे वस्तुओं का अपना आदान प्रदान शुरू हुआ। इस प्रक्रिया ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो एक व्यक्ति से चीजें खरीदकर दूसरों को दे देता था। यह व्यापारी वर्ग कहलाया। इस वर्ग के पास धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगा और वह कल कारखाने का मालिक बन गया। इस युग में उत्पादन के नए साधन जैसे मशीन ने उत्पादन के नए रिश्तों को जन्म दिया और सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद युग का आरंभ हुआ। सर्वसाधारण मजबूर होकर अपने श्रम को बेचता था, बिकाऊ बन गया, यानी वो श्रम उसका बिकाऊ हो गया। मध्य वर्ग का उदय हुआ इस युग में, जो पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के मध्य रहकर इनमें संघर्ष रोकता था। पर समय के साथ मध्य वर्ग ही भी सर्वहारा वर्ग की भांति बन गया और पूंजीवाद में निजी पूंजी के स्थान पर संयुक्त पूंजी, कंपनियों व ट्रस्ट कायम हो गए और बाद में आगे चलकर एकाधिकार पूंजी और वित्त पूंजी का बोलबाला हो गया। यह पूंजीवाद की चरम सीमा होती है।
यानी जब एकाधिकारवादी पूंजी और वित्तीय पूंजी का जन्म होता है तो समाज में पूंजीवाद चरम पर माना जाता है। इसके बाद मार्क्स ने जिस अवस्था का वर्णन किया है वो समाजवादी व्यवस्था है। भविष्य में पूंजीवाद का अंत सुनिश्चित है और उसके स्थान पर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी। मार्क्स के अनुसार भविष्य के समाजवादी समाज की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी, जैसे राज्य की शक्ति पर श्रमिक वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग अधिकार कर लेगा और वह सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना करेगा। यह तानाशाही पूंजीपति वर्ग का अंत कर देगी। दूसरा इस युग की विशेषता होगी, समाज में उत्पादन तथा वितरण पर निजी स्वामित्व का अंत कर दिया जाएगा और इन दोनों पर संपूर्ण समाज के स्वामित्व की स्थापना की जाएगी। तीसरा, इसमें योग्यता अनुसार कार्य और कार्यानुसार वेतन का सिद्धांत लागू होगा, यानी जो श्रम नहीं करेगा उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। इस युग में समाज में केवल श्रमिक वर्ग होगा और मानव द्वारा मानव के शोषण का अंत होगा। समाज की भौतिक परिस्थितियां न्यायपूर्ण होंगी और अंत में इसमें राज्य के विषय में मार्क्स ने कहा कि राज्य तो रहेगा, उसका अंत नहीं होगा, लेकिन उसकी शक्तियां क्रमशः शिथिल हो जाएंगी और वह मुरझाने लगेगा और अंत में विलुप्त हो जाएगा। अगली अवस्था जो मार्क्स ने बताई है वो है साम्यवादी अवस्था। इस साम्यवादी युग की विशेषता इस प्रकार है, जब सबसे पहले इसमें सर्वहारा वर्ग के शोषण के चरम पर पहुंचने पर वहां झंडा उठाकर बगावत करने और पूंजीवादी वर्ग को शासन सत्ता से उखाड़ फेंकता है। इसे ही क्रांति कहते हैं। और मार्क्स ने सर्वहारा का अधिनायकवाद को संक्रमणकालीन युग कहा है और उत्पादन के साधनों का समाजीकरण किया जाना इसमें बताया। इस अवस्था में ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें वर्ग नहीं होंगे, यानी जो समाजवादी अवस्था में एक वर्ग रह गया था, श्रमिक वर्ग, उसका भी इसमें अंत हो जाएगा। समाज में वर्ग नहीं होंगे और राज्य का लोप हो जाएगा। इस प्रकार साम्यवादी युग के दो प्रमुख लक्षण होंगे। पहला, यह राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज होगा। दूसरा, इस समाज में वितरण का सिद्धांत होगा। प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। इस प्रकार इस विवरण से स्पष्ट होता है कि कार्ल मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की अनिवार्यता व्यक्त करता है। धन्यवाद।